उत्तराखंड के नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है। और इसके साथ ही आपको बताया कि शपथ ग्रहण के बाद गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि प्रदेश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में शहीदों का भी जिक्र किया। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब गुरमीत सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की, उस वक्त की तस्वीरें। तैयारियां आप देख रहे हैं राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो तैयारियां की गई थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। शहीदों को भी उन्होंने याद किया। सुनते हैं। सभी को साथ लेकर समरसता से एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना और प्रदेश हित, देश हित और जनहित कार्यों का करना है। जो अपेक्षाएं इस गरिमापूर्ण पद से राज्यवासियों को होती हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सैन्य परिवारों की बहुलता है, हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी 4 धाम हैं। गंगा जमुना का मायका है। इसके अलावा नानक मत्ता साहब, रीठा साहब, हेमकुंड साहब जैसे अनेक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ स्थल हैं। गुरमीत सिंह ने बेबी रानी मौर्य की जगह राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल ली है। लोगों का मानना है कि उनके उत्तराखंड का राज्यपाल बनने से प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनेगा। हम झारखंड के झुमरी तिलिया से आए हैं। हम गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सेवादार हैं और झुमरी तिलिया झारखंड से आए हैं। और उन्होंने खासकर इस प्रोग्राम में मुझे हम लोग को ग्रुप को पूरा बुलाने का सेवा का मौका दिया है। हम लोग को आके बहुत खुशी हुई और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का कार्यक्रम और आप लोग की सेवा देख के बहुत मन खुश हुआ। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां देर रात हीरानगर स्थित बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर अचानक एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे उनके घर के अंदर सभी दरवाजे, अलमारियां सहित दूसरी चीजें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन परिवार के सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। फॉरेंसिक और बीडीएस की टीम मौके पर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, देर रात का मामला बताया जा रहा है। ये धमाका कैसे हुआ? हीरानगर में यहाँ पे हमारे प्रदीप बिष्ट हैं, जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। इनके घर में जो धमाका हुआ है ये काफ़ी रहस्यमय है। अब ये नहीं कह सकते कि बम का धमाका है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम हमारी है यहाँ पे, बीडीएस की टीम है, वो सैंपल्स वगैरह ले रही हैं। जब उसकी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम कह सकते हैं। हो सकता है लाइटिंग भी हो। और जिस हिसाब से यहाँ का दृश्य है उस हिसाब से आप देखोगे जो जितने भी दरवाजे हैं सब डैमेज हैं, बाकी और चीज़ें सुरक्षित हैं। विस्फोट हुआ है और उसके बाद जो स्थानीय अधिकारी हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी को सूचित किया गया। मौके पे तमाम सारे लोग हैं। यहाँ पे पुलिस टीम की ओर से जो फॉरेंसिक की टीम है, बीडीएस की टीम है, वो मौका मुआयना कर रही है, सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। अभी तक इन विस्फोट जो हुए हैं लगातार, जिसमें कि अलग अलग कमरों में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस टीम इसको तो बीजेपी नेता के घर पर धमाके से हड़कंप की स्थिति है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन लोग हैं, ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है। इन तमाम विषयों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब पिथौरागढ़ से आपको खबर बताएं, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्वच्छता रथ पूरे जिले में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। इस रथ के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। आ जाए देश मेरा फिर से इतना कार्यक्रम पूरे देश में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में इस आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह सत्याग्रह से सत्याग्रह तक जो रथ यात्रा पूरे देश में ये प्रचलित किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में भी इसका सभी विकास खंडों में यह रथ जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है। 18 सितंबर को हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा है और इसी पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सुनते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से तीसरे फेज का परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। सर, किस तरीके से तीसरे फेज की यात्रा रहेगी और पहले 2 फेज में आपने किस तरीके का प्रभाव देखा? देखिए, अभी तो एक फेज की ही यात्रा पूरी हुई है, जिसको हमें उधम सिंह नगर और 4 विधानसभा नैनीताल की जो है, और जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम आ रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव करना है और कांग्रेस को जो है फिर से जो है पुनर्स्थापित करना है। दूसरे फेज की जो है परिवर्तन यात्रा हरिद्वार में है और मुझे यकीन है कि लोग जो है आज सरकार से आजीज आ चुके हैं। जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई से आमजन पूरी तरीके से त्रस्त है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से तबाह है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कही, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आप कुंभ में जो है कोरोना टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ वो आपके सामने है और उसकी वजह से कई परिजनों ने अपने परिजनों को खोया है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित भी संघर्ष करने का काम करें। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है और इन तमाम विषयों को लेकर के हम आम जन के बीच में जा रहे हैं। कमिश्नर अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें देहरादून से। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सीमाओं पर विशेष चेकिंग अभियान और इसके साथ ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हर की पैड़ी और इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर टीमों के माध्यम से सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी होने के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट कर दिया गया है और खासतौर पर धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की नजर है। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। यूपी से लगती सीमाओं पर इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है, सख्ती बढ़ा दी गई है, चेकिंग अभियान चलाकर लोगों की चेकिंग की जा रही है। दरअसल यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो आसपास के राज्य हैं जहां से यूपी की सीमाएं लगती हैं वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं पिछले 1 सप्ताह से रुद्रप्रयाग के कई मार्ग जगह जगह पर बाधित हैं। स्थिति ये है कि आम लोगों को मीलों पैदल का सफर करना पड़ता है। बीमार लोगों को डंडी में बिठाकर किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 1 हफ्ता से हमारे गांव के रोड बंद हो रखी है। इन सब के कारण बारिश के वजह से हमारी रोड ब्लॉक हो रखी है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है। हमारे टीचरों को स्कूल आने से दिक्कत हो रही है। हमें भी स्कूल जाने से बहुत परेशानी हो रही है। जल्द इस मोटर मार्ग से मलबा हटाया जाए, क्योंकि कई वाहन चालकों की गाड़ियां अपने यहाँ फंसी हुई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बीमार भी हैं। गांव में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्हें अस्पताल पहुँचाने में बहुत समस्या आ रही है। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है कि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जाए, आवाजाही लायक बनाया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानी हो रही है वो दूर हो सके।
और अब बात रुद्रप्रयाग की करेंगे, जहां भूस्खलन की वजह से बछड़ी स्यू पट्टी पर पाटा गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। यहां आवासीय बस्ती और गौशालाओं को खतरा पैदा हो गया है, लेकिन अभी तक गांव की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके के सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए। आपको बता दें कि सिवड़ी टंडी पाटा मोटर मार्ग के निर्माण के चलते पाटा गांव में भूस्खलन की समस्या लगातार पैदा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। हाँ साहब, हमारा यहाँ जो ये ट्रांसमीटर भी पूरा जाने वाला है। ये 6-7 गौशाला और 4 मकान जो है, ये बहुत जो है जीर्ण अवस्था में है। ये बिल्कुल इतना इनका खतरा है, रात को कभी भी स्लाइडिंग होकर के ये पूरा परिवार दब सकता है। और हमारी गाड़ी वहाँ फंसी हुई है, इसको निकालने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि पूरा स्लाइडिंग से जो है पूरी रोड दबी हुई है। हमने पहले भी माननीय विधायक जी भरत सिंह चौधरी जी को यहाँ ला करके कई दफ़े हमने जो है ठेकेदार को यहाँ पर बताया था, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। हम इस समय बचनसिंह क्षेत्र के सबसे दूरस्थ गांव पाटा में मौजूद हैं और यहाँ पर भूस्खलन के चलते पाटा गांव को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर गौशालाएं और आवासीय बस्ती खतरे की जद में है। लगातार भूस्खलन के चलते खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और चलिए इस बीच आपको बेहद अहम खबर बताएं। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड की सीमाओं पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लोगों की चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। विनोद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, यूपी में गिरफ्तारी के बाद अब उत्तराखंड में सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी गई है। अपडेट दीजिए इस वक्त। जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली जो आतंकियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है, उसके बाद में उत्तराखंड में भी अलर्ट कर दिया गया है। और हाई अलर्ट करते हुए जितने भी उत्तराखंड की सीमाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से लगती हो, हिमाचल से लगती हो या फिर तमाम जितने भी अंतर जनपदीय सीमा है, उस पर अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रखा गया है। और उसके साथ साथ हर की पौड़ी हो, पर्यटन स्थल और तमाम जितने भी पर्यटन स्थल है, वहाँ पर अलग अलग टीमें तैनात कर दी गई है और विशेष चेकिंग अभियान चलाकर निर्देश दिए गए हैं कि आखिरकार पूरी सतर्कता बरते। लिहाजा जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उसको देखते हुए जितने भी पर्यटन स्थल है और महत्वपूर्ण स्थान है, यानी हर की पौड़ी है, वहाँ पर भी अलग से अधिकारियों की तैनाती की गई है और टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर सतर्कता और विशेष चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। तो इस वक्त धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि चेकिंग अभियान चलाकर लोगों की चेकिंग की जा रही है। सीमा कई लगती हैं यहाँ पर उत्तराखंड की यूपी से और इसी वजह से कोशिश इस बात की है कि सख्ती ये इसी तरीके से अभी चलती रहे। पिथौरागढ़ से अब आपको खबर बताएं। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष चौहान ने धारचूला के आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने दारमा, व्यास और चौदास घाटी क्षेत्र की सड़कें जल्द खोलने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा प्रभावित इलाकों में राशन भी पहुंचाने के निर्देश हैं। 1.9 पे जो हमारा एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर लंबे टाइम से बंद है, तो वो अगले 3 से 4 दिनों में बनाए जाने को लेकर BRO ने एश्योरेंस दी है। और 7.5 पे उनका ये कहना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मडी पैच है और अगर बारिश नहीं होती है तो जितना भी कंचोती ब्रिज के पार्ट्स हैं उसको वो बारिश बंद होने की कंडीशन में आगे बढ़ाते हुए किलोमीटर 10 पे ब्रिज के इरेक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट अगर हम बात करें तो राशन को लेकर जो इशू है, तो राशन पे SDM साहब की तरफ से जो रिपोर्ट अभी मुझे दी गई है, तो दुकानदारों को जो दिए जाने वाला है रोज़मर्रा के सामानों वाला, वो भी उन्होंने पूरी लिस्ट उसमें दी है और काफ़ी सब्सटेंशियल मात्रा में ऊपर राशन पहुँचाया है। उत्तराखंड में बरस रही आफत की बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 सितंबर तक प्रदेश में बारिश बनी रहेगी। कुमाऊं के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही चमोली, देहरादून और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तक भारी बारिश की बात है तो उसकी ज़्यादा संभावना जो कुमाऊं रीजन है या उससे लगे फिर जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें एकादुका जगहों में हैवी रेंज भी मिलने की संभावना है 14 से लेकर 16 तारीख तक की अगर बात करें। साथ में गढ़वाल रीजन में अन्य डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो उसमें देहरादून या पौड़ी है, इनमें भी संभावना है कि एकादुका जगहों में हैवी रेन वो मिलेगी। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी है, कोई बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के दौरान पंच आरती ने भक्तों के बीच समा बांध दी। इस दौरान भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिला।
पुलिस को भी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मां सुनंदा देवी की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित कर दिया गया है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी गई है। एक तरफ आप पंच आरती की तस्वीरें देख रहे हैं। नंदा महोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। नंदा महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का भी वहीं भारत चीन युद्ध के बाद से जोशीमठ के माड़ा में बंद पड़े धार्मिक स्थल देवताल में कई दशक के बाद माड़ा के ग्रामीण पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने पितरों को याद भी किया। इस यात्रा में माड़ा गांव के 45 पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। ये इलाका समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माड़ा से इसकी दूरी करीब 52 किलोमीटर है। भारत चीन सीमा पर स्थित होने के चलते यहां जाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। अब खबर रानीखेत से है, जहां रानीखेत में गणेश महोत्सव की विशाल शोभा यात्रा के बहाने बीजेपी ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। वैसे तो रानीखेत विधानसभा से कई बीजेपी नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार महेंद्र अधिकारी को माना जा रहा है। गणेश महोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान महेंद्र अधिकारी के समर्थन में ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पर्व पहले तो महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब हमारे पहाड़ों में भी गणपति जी का ये इस तरीके से डोला उठता है। ये रैली ना कहकर इसको महान शोभा यात्रा कही जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से कई युवा आए हैं, कई बुजुर्ग आए हैं, कई युवा साथी आए हुए हैं। तो आज उनका जोश और जज्बा देख कर ही लगता है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग गुलाम थे, उस समय हम लोग ऐसी शोभा यात्राएं नहीं निकाल पाते थे। होता क्या था, उन्होंने कानून बना दिया था, अंग्रेजी कानून धारा 144, जिसमें 4 से 5 लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो आज हम स्वतंत्रता के इस माहौल में जी रहे हैं और हम लोग इस स्वतंत्रता के माध्यम से इस तरीके से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एसएस कलेर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर पिछले 3 साल से काबिज थे। हालांकि कलेर का कहना है कि उन्होंने ये इस्तीफा अपनी स्वेच्छा से दिया। कलेर का कहना है कि वो खटीमा से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो चुनाव की तैयारियां नहीं कर पाते। सुनते हैं। खटीमा बैठा हुआ था, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं टाइम दे पा रहा था। मेरी खुद की इच्छा है, पार्टी की तरफ से मेरे को कोई नहीं है। मैं तो इस बात में खुश हूँ, वो भी मेरी इस चीज़ को मान लिया। मैं डोर टू डोर बता रहा हूँ, कर रहा हूँ वहाँ, और अपना संगठन खड़ा कर रहा हूँ। हर बूथ पे 15-20 जनों की टीम बना रहा हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद अब चुनावों के लिए पार्टी ने नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए पार्टी ने 3 कार्यकारी अध्यक्ष सहित कैंपेन कमेटी का गठन भी किया है। कुमाऊं की जिम्मेदारी भूपेश उपाध्याय को दी गई है, जबकि गढ़वाल की जिम्मेदारी अनंत राम चौहान और तराई क्षेत्र की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रेम सिंह को सौंपी गई है। वहीं कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के लिए दीपक बाली और उपाध्यक्ष के लिए वसंत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। में दिया जा रहा है गढ़वाल, कुमाऊं और तराई। तो अब इसमें हम जो है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष तीनों जगहों के लिए अलग अलग सेपरेट बनाएंगे। तो पुराने एक्सपीरियंस देख करके, जानकारी देख करके, समाज की तरफ इच्छा देख करके हमारे कुमाऊं मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे भाई भूपेश उपाध्याय। भूपेश का एक अपना एक्सपीरियंस है। भूपेश पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी रहा है, भूपेश सरकार में भी रहा है। उधर आम आदमी पार्टी की चुनाव तैयारियों पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष कलेर ने इस्तीफा दिया, उससे साफ है कि उनके अंदर बगावत है। वही पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है। और पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्यों इस्तीफा दिया, यही एक रहस्यमयी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी वही सिरफुटबल होने जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सिरफुटबल हो रहा है। पुराने लोगों को किनारे किया जा रहा है, नए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
अब अंदरूनी झगड़े की शिकार आम आदमी पार्टी भी होने जा रही है। और अब बात उत्तराखंड में हुए माओवाद के खात्मे की करेंगे। इनामी माओवादी के पकड़े जाने के बाद राज्य के माओवाद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्रदेश में अभी तक करीब 24 माओवादियों के सरगनाओं को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, जो राज्य में माओवाद की जड़ें मजबूत करना चाह रहे थे। हाल ही में अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ टीम ने 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर पांडे को गिरफ्तार किया था। 2017 से माओवादी भास्कर पांडे फरार चल रहा था। कुल 24 हमारे यहाँ माओवादी प्रकाश में आए हैं और ये एकमात्र था जो वांछित था। बाकी सब अरेस्ट होकर अकाउंट 4 हो गए, मुकदमे चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी माओवादी जो अभी तक प्रकाश में आए थे वो हमने अरेस्ट कर लिए हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये एसटीएफ और अल्मोड़ा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन है और उसमें उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको हमने बधाई भी दी है, पुरस्कार भी देंगे, साथ ही साथ मेडल भी देंगे। और चलिए अब आपको अल्मोड़ा से एक अच्छी खबर बताते हैं। अल्मोड़ा के लोगों के लिए बेहतर खबर सामने आई है। संस्कृति विभाग की तरफ से बनाए गए गीता भवन का लोकार्पण हो चुका है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने गीता भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसका निर्माण 70 लाख की लागत से हुआ है। वहीं कुमाऊं के डीआईजी बनने के बाद नीलेश आनंद भट्ट ने पहली बार रुद्रपुर पहुंचे और इस दौरान पुलिस अधिकारी के साथ उन्होंने मीटिंग की। इसके साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की। डीआईजी ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस कड़े कदम उठा रही है। वहीं रुड़की में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। राशन कार्ड ऑनलाइन की प्रक्रिया में देरी से नाराज खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी है। कई लोगों की अधिकारियों से नोकझोंक भी हो गई। उपभोक्ताओं का कहना था कि राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने पर उन्हें राशन की सुविधा नहीं मिल पा रही। इश्यूज आए थे जिसकी वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाए। जब वो उसको लीगलाइज करके ऑनलाइन नहीं कर पाए तो बाद में उनके नाम हट गए, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाई। एक सरकार का भी पर्टिकुलर कोटा होता है, यदि वो पूरा हो गया तो उसके बाद राशन देने में सरकार को